जी। अच्छा, ये फरमाएं कि अब आपने पार्टी का ऐलान कर दिया, पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? क्या आप तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था वो लेके चलेंगे, आज़ादी, हकीकी आज़ादी, मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करना, या कोई नया नैरेटिव आप लेकर अवाम के सामने जाएंगे? जी, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है इरशाद आरिफ साहब। एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक पैरेलल हमारी चूंकि जो इस वक्त पार्टी का था कि चल रहा है कि आया क्या इलेक्शन होंगे या कोई कौमी कॉन्सेंसस की यानी कौमी हुकूमत बनेगी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां शामिल होंगी, ना कि टेक्नोक्रेट होगी। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियां जिसका हिस्सा बकदर जिससे के मुताबिक वो पार्टियां हैं, उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन ये जो पीटीआई का नैरेटिव था वो यकीनी तौर पे हमारा नैरेटिव नहीं हो सकता। देखिए, मुल्क के अंदर आज़ादी है और इसको मैं हकीकी आज़ादी, मैं पाकिस्तान को मशरक़ इलाही कहता हूँ जी। ये कहने की बात है कि जी मुल्क में ये चीजें, लेकिन पीटीआई का जो उस वक्त की हमारा जो चेयरमैन था या दूसरे किसी को ये देखना चाहिए कि जी मैं इस मुल्क को मैंने क्या दिया है। मैंने इस मुल्क ने तो मुझे बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन मैंने इस मुल्क को क्या दिया। सरदार साहब, जो फार्मूला अब हमें जो नज़र आ रहा है, क्या जो आपकी बात से भी लग रहा है, ये सारी जो सियासी जमातें हैं आने वाले टाइम में हम इन सबको पार्लियामान में तो देखेंगे लेकिन हुकूमत में भी यकजा देखेंगे, कोई कौमी हुकूमत की सूरत हाल पैदा की जा रही है? हाँ, ये कौमी हुकूमत इलेक्शन से पहले बनेगी या इलेक्शन के बाद बनेगी? देखिए, इसमें जो कौमी हुकूमत वाला है कि इसके अंदर जो मैंने देखा है कि ये मजे की जो इस वक्त जो सबसे दिलचस्प बात यह कि ये आवाज आई है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। अच्छा, आप अगर ये देखें तो ये आवाज आ रही है पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि कौमी हुकूमत बने, चूंकि देखिए अगर आप टेक्नोक्रेट हुकूमत लेके आते हैं उसके पास कोई ऐसी इख्तियार नहीं होता सही कोई कि वो बड़ा कोई फैसला कर सके। जब कौमी पार्टियां इसके अंदर खुद शामिल होंगी, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई वज़ीर खजाना होगा, कोई दाखिला होगा, कोई खारजा होगा, तो वो बड़ी स्टेप ले सकेगी। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन मुझे जो लगता है कि देखिए, मैं जो एक चीज कह रहा हूँ जिसमें हम मंसूरा भी गए, अभी हम दोबारा सिराजुल हक साहब के साथ मिलकर और भी कुछ लीडर होंगे, हम एक और राउंड शुरू करने वाले हैं जिसमें शायद हम चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन हमारा बुनियादी ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे नारा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर कोई गुंजाइश निकलनी है किसी हुकूमत की तो कानून साजी पार्लियामेंट करे। पार्लियामेंट के अलावा न किसी अदालत का इख्तियार है, न किसी और इंफरादी आदमी का, वो कितनी पावरफुल इदारे का सरबराह क्यों न हो, इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट कानून साजी करके गुंजाइश निकाले कि इतने अरसे के लिए इलेक्शन ना हो। लेकिन देखिए, इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी ना वो चाहेगी कि मैं मेन स्टेक होल्डर हूँ, मुझे मौका दिया जाए। इसलिए अगर कौमी कंसेंसस में जाना है तो इलेक्शन से पहले वाला पॉसिबिलिटी होती है, बाद में मुश्किलात ज्यादा होती है। अच्छा, यानी आइडिया ये डिस्कस हो रहा है कि चूंकि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर वो खींचातानी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, हुकूमत अपोजिशन जो बड़ी पार्टी होगी वो कहेगी जी मेरा हक है, तो ये हुकूमत पहले बन जाए और कानून साजी भी पहले हो जाए और कौमी हुकूमत बना के फिर वो जब चाहें इलेक्शन में चले जाएं। यही आइडिया इस चीज के ऊपर ये राय पाई जाती है तो ये मैं नहीं कह सकता कि इसको अभी बहुत जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हासिल हुई है, लेकिन इस राय के मतलब है मानने वाले या इसकी ताइद में काफी बड़ा तबका मौजूद है जो समझते हैं कि कौम को इस गर्दाब से, क्राइसिस से माली तौर पे इस वक्त अफगानिस्तान और भूटान, नेपाल, पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में, तो हमारे मुल्क का पोटेंशियल कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसको एक डायरेक्शन की जरूरत है। थोड़े से आपको डिफिकल्ट स्टेप लेने होंगे जो वक्ती तौर पे कड़वे होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। सही। ये कौमी हुकूमत जो है मुश्किल फैसले करेगी, मईशत को अपनी पटरी पर चढ़ाएगी, जो काम टेक्नोक्रेट से बाद लोग लेना चाहते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन की जरूरत हुई तो 24 में 25 में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आइडिया है। अच्छा सरदार साहब, कौमी हुकूमत की आपने बात की है, मीसाक मईशत की बात हो रही है, तो क्या इस हुकूमत के क़याम से पहले कोई मीसाक होगा या ये हुकूमत बन जाएगी तो मीसाक मईशत होगा? नहीं, देखिए जो भी होगा ना, एक तो यह कि पहले तो इन तमाम पार्टियों के अगर किसी जगह पे इकट्ठ होता है कॉन्सेंसस में हुकूमत की, ये तो तरकीबी क्या हो, किसको कितना शेयर मिले, ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाजे होंगे। और उसके लिए जो तमाम पार्टियों की बड़ी लीडरशिप होगी, अगर वो डायरेक्ट बोल करें किसी पार्टी के चेयरमैन या सरबराह अगर डायरेक्ट हुकूमत में नहीं है लेकिन उनका नुमाइंदा शामिल है, उनके एतमाद का आदमी शामिल है, तो वो ब्लेसिंग उस पार्टी के सरबराह की तरफ से होगी कि जी आपको ये स्टेप लेने पड़ते हैं, आउटलाइन मार्क हो जाएगी सही कि जी आप इसके अंदर जो है इसके अंदर ये स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छा, यानी आपकी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इस आइडिया को लीड कर सकती है, ये आइडिया लेकर दूसरी जमातों के पास जा सकती है?
नहीं, ये पार्टी अभी तो नहीं। मैं चूंकि पहले से एक अपना इरशाद आरिफ साहब काम कर रहा था, चूंकि इस पार्टी से पहले मैं चूंकि अपनी पार्टी बनाना चाह रहा था। अच्छा। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टी लेके जाएगी, लेकिन इनफरादी हैसियत में चूंकि मैं सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर है उनके साथ, इसी तरह PMLN की कुछ लीडरशिप है जो मर्कजी लेवल की लीडरशिप है, उनके साथ भी मेरी कुछ मुलाकातें हुई थी और उन्होंने भी इसकी हमायत की। और मजे की बात यह कि पीपल्स पार्टी में से भी कुछ कायदीन ऐसे हैं जो मर्कजी लेवल के, उन्होंने भी इसकी हमायत की हुई है। तो ये मैं लेके जा रहा था जंगीर तरीन साहब के साथ, मेरी अभी इस टॉपिक पे बात तो नहीं हुई, लेकिन वो आइंदा आने वाली दिनों में कल ये मैं ये काम कर रहा था, वो मतलब इदारों के भी नॉलेज में है, पॉलिटिकल पार्टियों के नॉलेज में भी है। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब का एक मसला है कि वो चूँकि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया हुआ है, तो अब पार्टी की क़यादत किसके हवाले होगी? कौन नुमाया नाम है जो क़यादत कर सकता है इस पार्टी की कानूनी तौर पर? तो एक दो चीज़ें, एक तो इरशाद आरिफ साहब जो मेरे हवाले से आपने शुरू में इंट्रो में जो अल्फाज कहे उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक तो यह कि आज़ाद कश्मीर का भी कोई भी आदमी कहीं से भी हमारा सूबाई या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकता है, उससे कोई ऐसा कदगन नहीं है कानूनी तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि हम ये समझते हैं कि चूंकि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान है, तो कश्मीर के अंदर इस्तेकाम का होना इंतहाई जरूरी है। जो हमारे मुल्क की चूंकि ये दफाई फसील है, जो आज़ाद कश्मीर की पूरी पट्टी है जो सियाचिन ग्लेशियर से शुरू होती है और ये 6 जोड़ियों तक जब आती है जी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि इसका अगर पूरा ज्योग्राफी देखे जो साउथ पार्ट में जब आती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ कुछ स्पेशल हमारे लिए कि तोहफा है जी। तो इसका मतलब है कि हम ये समझें कि इस मर्तबा पाकिस्तान की एक कौमी पार्टी की क़यादत आज़ाद कश्मीर के हिस्से में भी आ सकती है। मतलब मैं अगर मर्जी मैं ना भी कहूँ कि हिस्से में हो, लेकिन मैं चूंकि उसमें मेन 3-4 लोगों में शामिल हूँ जो इसके अंदर रोल अदा कर रहे हैं जी। जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हमारे को 18-20 मेंबरान तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जो तैयार है अभी इस्तेकाम में पाकिस्तान को फौरन मिल जाएंगे कि हम जब चाहे वहाँ पे उनको अपना हिस्सा बनाएंगे, चूंकि वो अब किसी पार्टी में नहीं है। जो पहले PTI में थे लेकिन वहाँ चूंकि वो कानून खत्म कर दिया गया तो इसलिए वो इससे उनकी हैसियत आज़ाद है, तो वो पार्टी को मिल जाएंगे। लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब का जो केस है उसको हम ये समझते हैं कि जो उनके ऊपर वो जो बार लगी हुई है, उनकी सेहत के हवाले से भी अभी इन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह सेहत काफी बेहतर है उनकी जी। लेकिन वो भी हम उसके ऊपर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो भी हम रिव्यू में वो हम इंशाल्लाह हम उसको करेंगे तो वो रिव्यू में इंशाल्लाह खत्म कराने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अपना सरदार साहब, आमतौर पर जब भी कोई पार्टी तश्कील दी जाती है उसका ऐलान होता है, उसके किसी ऑर्गेनाइज़र का या उसके कन्वीनियर का ऐलान किया जाता है ताकि बाद में वो इलेक्शन की तैयारी कर सके। तो आज आपने किसी भी एक ओहदे का ऐलान नहीं किया, इसकी मसलियत क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जिस तरह मैंने आपको कुछ बड़े नाम बताए कि हमारे साथ अभी अंडर निगोशिएशन में, तो हमारा ये ख्याल था कि आज अगर हम इसके को ओहदे देते हैं जी, तो वो लोग ये कहेंगे कि ये ओहदा भी फिल हो गया, वो ओहदा भी फिल हो गया, तो वो जगह हमारे पास ओपन है। मर्कजी इशू को जो लोग हम इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं वो मैं आपको जहांगीर तरीन साहब के अलावा अलीम खान साहब है, मैं हूँ, आमर कियानी साहब है जो हमारे फार्मर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, हमारे ओहन चौधरी साहब है जी। तो फिर अभी हमारा हिस्सा बन गए हमारे फार्मर गवर्नर इस्माइल साहब भी। लेकिन जो बैन हम 3-4 लोग हैं हम इसके अंदर मुतारिक हैं, लोग हमारे साथ निगोशिएशन में, तो इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आइंदा चंद दिनों में इंशाल्लाह उसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सरदार साहब, ये बताइएगा कि कल की शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात के बाद आपसे उनका कोई राब्ता हुआ है? शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जहांगीर तरीन ये एक फोरम पे अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो ये समझा जाएगा कि शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे हैं, तो ये मुमकिन है क्या? देखिए, उसमें ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कल से मेरा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन पहले वाला मैंने आपको बताया कि हमारा पहले हम उनके साथ जाते रहे। जब मैं चूंकि अपनी पार्टी बनाना चाह रहा था तो चूंकि जहांगीर तरीन अपने शाह महमूद कुरैशी साहब 6 माह पहले, मतलब इस क्राइसिस से बहुत पहले ये देख रहे थे, उनकी और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, लेकिन कल से उनके साथ नहीं हुआ। असद उमर साहब के साथ, जहांगीर तरीन साहब से, मैं, हमारे अलीम खान साहब से हमने कोई मेरा 4-5 दिन पहले हमारी उनके साथ बात हुई थी, हम इकट्ठे बैठे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा लेटर में से किसी की बात हुई है तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये 4-5 दिन पहले की बात है। लेकिन वो काफी पॉजिटिव थे, वो हमने नहीं डिस्कस किया, लेकिन वो पॉजिटिव से हम जो सेटअप बनाने जा रहे हैं।